तो ये रिपोर्ट आपने देखी। जिस तरीके से केदारनाथ में उपचुनाव होना है उससे पहले कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निकाल रही है। दूसरे चरण की शुरुआत हुई क्योंकि 31 जुलाई को जिस तरीके से आपदा आई थी उसके बाद इस यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन ऐसे में सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को राजनीतिक बता रही है और यहाँ तक कि कई आरोप भी लगा रही है। अपने तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए, सबका स्वागत कर लेता हूँ। हमारे साथ भाजपा से राजेश बिष्ट जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता। बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। कांग्रेस से हमारे साथ गिरिराज किशोर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ यूकेडी के प्रवक्ता हैं दीपक रावत जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर अनिल चंदोला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे कर लेता हूँ राजेश बिष्ट जी। कांग्रेस की जो यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ और जिस तरीके से केदारनाथ में जब आपदा आई तो उनको अपनी यात्रा रोकनी पड़ी थी, लेकिन जो दूसरे चरण की शुरुआत हुई है उसको लेकर भाजपा की ओर से भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये यात्रा राजनीतिक है। कांग्रेस जो यात्रा कर रही है उसमें क्या प्राण प्रतिष्ठा करेगी, क्या प्रतिष्ठा उसको बचाएगी जो सबको देखने वाले बाबा है। तो ऐसे में क्या कुछ आपको लगता है इस यात्रा को लेकर? रवि जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रभु शिव जी के, भोलेनाथ जी के अंश प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं, अयोध्या में 550 वर्षों तक जब हमारे प्रभु श्री राम एक टेंट के नीचे थे, उनके लिए कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये कोशिश नहीं करी कि यहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम का एक छोटा सा मंदिर भी बन सकता था। आज वो भोलेनाथ की प्रतिष्ठा की यात्रा निकाल रहे हैं, अपने आप में बहुत हास्यप्रद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सनातन से, प्रभु से, भोलेनाथ से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उसमें ये ढोंग रचने का काम कर रहे हैं, उसमें ये स्वांग रचने का काम कर रहे हैं, और जो ये अफवाह किसी भी तरीके से प्रदेश के लोगों के मन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब इन्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं ये समझता हूं कि जिस समय प्रदेश में आपदा आ रही है और इस वर्ष जितनी भारी संख्या में बारिश हुई है, उसमें बार बार सरकार इनको, जिस समय इन्होंने 24 जुलाई में यात्रा निकालने की कोशिश की थी, उस समय भी सरकार ने इन्हें चेताया था कि इस समय प्रदेश में 4 धाम की यात्रा चल रही है। पूरे देश भर से कांवड़ साथी हमारे हरिद्वार आ रहे हैं, ऋषिकेश आ रहे हैं। इस समय आप इस यात्रा को स्थगित कीजिए, और इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। उस समय भी कांग्रेस के साथियों को सिर्फ और सिर्फ ये स्टंटबाजी करनी थी। ये केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा नहीं बचा रहे। कांग्रेस पार्टी खुद अपनी शाख बचाने की बात करी। जब करण मेहरा जी को हटाने की नौबत आ रही थी तो उन्होंने एक ये स्टंट ऐसा कर दिया जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं वो बीच में दखल नहीं दे पाए। उन्हें लगा कि इस यात्रा से इन्हें फायदा होगा, लेकिन फायदा होने के बजाय लोगों ने इनको नकारने का काम किया, क्योंकि इस समय प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उत्तराखंडी की जिम्मेदारी ये थी कि यात्रा में, या जो इस समय भारी आपदा आ रही है उसमें हमारे जो वहां पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सहायता की जाए, किसी तरह से प्रशासन को कोई परेशानी ना हो। और उसमें यात्रा में उनकी सहायता करने के बजाय इन्होंने एक ऐसा स्टंट करा जिसके स्विमिंग पूल्स के जो इनके वीडियोस थे, जो अन्य जो गैर हमारे सनातनी लोग थे उनको यात्रा में शामिल करना, उनकी वीडियोस थी। तो ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कि कांग्रेस पार्टी को ना ही सनातन से कोई सरोकार है, नहीं केदारनाथ धाम, केदारनाथ बाबा से कोई सरोकार है। तो हम ये इन्हें कहते हैं कि आप ये स्टंटबाजी से बाहर निकलिए। ये प्रदेश की जनता आपके इस मुखौटे को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके नतीजे लगातार वर्षों से हम देखते हुए आए। ठीक है गिरिराज किशोर जी, भाजपा आपकी इस यात्रा को पूरी तरीके से राजनीतिक स्टंट और ये भी कह रही है कि कांग्रेस को कांग्रेस बचाओ यात्रा पहले निकालनी चाहिए। देखिए रवि जी, मैं भी जितने भी लीडर्स थे उनको सुन रहा था। ज्योति प्रसाद गैरोला जी थे, इनके प्रवक्ता थी सुनीता जी, राजेश जी हैं। ये बार बार मैं एक बात रखता हूँ रवि जी, ये जो पार्टी है भाजपा, ये झूठों की जमात है। सुन लीजिएगा आप, लॉ एंड ऑर्डर की बात अभी हो रही थी, सुनीता विद्यार्थी जी कर रही थी। आज कानून व्यवस्था जो है उत्तराखंड की ध्वस्त हो चुकी है। सुन लीजिएगा आप, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ध्वस्त हो चुका है। आज पूरी पुलिसिंग फेल है। सुन लीजिएगा, डकैतियां पड़ रही हैं प्रदेश में, बलात्कार पे बलात्कार हुए जा रहे हैं। बार बार इस बात को रखा जा रहा है कि 9 जो राज्य हैं, पर्वतीय राज्य हैं, उनमें आप
अव्वल दर्जे पे इस प्रदेश को ले आए हैं, नंबर 1 के पायदान पे। सुन लीजिएगा, आप इनके लीडर्स का मैं जवाब जरूर दूंगा। रवि जी, आज कुकृत्य की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। अभी एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया गैरोला जी ने, अरे तुम लोग बात कर रहे हो, तुम्हारी पार्टी में जो आपकी लीडरशिप है वो इन बलात्कारों में शामिल है। आपको शर्म आनी चाहिए इस पार्टी को। जब स्टेटमेंट मैं इनके सुनता हूं, और आज रवि जी, यात्रा का शुभारंभ हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट पीसीसी के करण महाराज जी, जिन्होंने वाकई, मैं उनको ये मानता हूं कि उन्होंने, उनका जो कार्यकाल है बड़ा स्वर्णिम है, एनर्जेटिक। हमें एक प्रेसिडेंट भी ले हुए हैं, पीसीसी अध्यक्ष जो मिले हैं करण महाराज के रूप में। यात्रा उनकी चलती है। प्रथम चरण जो होता है 24 जुलाई को शुरू होता है जी। बाधा आती है, फ्लड आता है, वापसी होती है। द्वितीय चरण जो दूसरा चरण उनका है, आज अगर करण महाराज जी के नेतृत्व में यात्रा गई है, 11 तारीख को उसकी शुरुआत हुई। रवि जी, पैदल यात्रा है। आप स्वयं सोचिए, लगभग 21 किलोमीटर की जो दूरी है, अगर केदार बाबा का आशीर्वाद नहीं होता, वो पहुंच चुके हैं केदारनाथ जी। अगर वो वाकई, अगर केदार बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर नहीं होता तो बाधाएं आती। और सुन लीजिएगा, आज रवि जी, आज वाकई उस यात्रा में जितनी बातें, जो बीच बीच में लोग उनको मिल रहे हैं, जो वाकई आज भाजपा के राज में वो जो विधानसभा क्षेत्र है, पूरी केदारनाथ का जो इलाका है, केदार बाबा का जो इलाका है, इन्होंने जो वहां के पंडा पुरोहितों को, वहां के छोटे छोटे व्यापारी को जो इन्होंने वाकई दंश देने का कार्य किया है इस सरकार ने, वो सारी चीजें विजिबल है रवि जी। और आज ये जो यात्रा है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए, उस क्षेत्र के लिए संजीवनी साबित होगी। देखिएगा, आज वाकई अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए ये बात उठा रही है कि आप लोग सनातनी सनातनी सनातन का वाकई गुणगान करते हैं, लेकिन 4 जो शंकराचार्य हैं, उनमें से एक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, वाकई ईश्वरीय अंश में उनको मानता हूं। अगर उन्होंने कोई बात उठाई है सोना चोरी की, 228 किलो अगर सोना चोरी हुआ है, उन्होंने कहा है, और उनका मजाक उड़ाते हैं यहां की जो लीडरशिप इसकी है भाजपा की, वो वाकई उसमें व्यंग कसते हैं। ईश्वरीय अंश जिनको मैं कह रहा हूं, शंकराचार्य जो है, आप उन पे व्यंग किए जाएं। जो बीकेटीसी के अध्यक्ष जो हैं वो भी, और इनकी लीडरशिप भी जो है, आप स्वयं सोचिए आप कहां तक, कितना नीचे आप लोग गिर सकते हैं कि एक शंकराचार्य अगर अपनी बात रख रहे हैं, अब बड़े प्यार से वो रख रहे हैं कि अगर इसमें कुछ है तो आप लोग इसमें जांच करें। और एक डिबेट में तो रवि जी में बैठ के एक लीडर इनके आते हैं, डिबेट में बैठते हैं, वो कहते हैं साहब नहीं जांच हुई है, लेकिन कुछ जांचें ऐसी होती हैं जिनको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इनके लीडर बोलते हैं, सोचिए आप। चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लूंगा। मैं क्या स्थितियां हैं, ठीक है, इतनी विस्फोटक स्थितियां हैं। और आज जो यात्रा है, ये श्रद्धा को लिए हुए यात्रा है। सुन लीजिएगा रवि जी, ये भाजपा सुन ले, इसमें श्रद्धा शामिल है। अगर करण महाराज जी, हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट, अगर यात्रा चलाए हुए हैं और यात्रा अगर गंतव्य तक पहुंची है, उसमें कृपा है ईश्वर की, केदार बाबा की। और निश्चित रूप से अगर श्रद्धा लिए हुए यात्रा है, इसी वजह से आज वाकई आज जो स्थितियां हैं, कल उनकी पूजा अर्चना होनी है, सुबह बहुत अच्छे से सारे जो भी मंत्रोच्चारण होंगे, निश्चित रूप से ठीक है, आने वाला जो भविष्य होगा उस क्षेत्र के लिए स्वर्णिम होगा। ये कोशिश विपक्ष में रहते हुए हम लोग करेंगे, और हम लोग इनको जगाने का कार्य करेंगे। जो 2.5 वर्ष का कार्य, दीपक रावत जी, जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा के बीच हमने देखा है कि धर्म को लेकर पूरी राजनीति होती है, और जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी जाती है कि केदारनाथ में कांग्रेस कह रही है कि हम इस वजह से जा रहे हैं, उसके पीछे कई वजह हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई दिल्ली के बुराड़ी में, जब केदारनाथ धाम मंदिर बन रहा था, वहां से शुरुआत हुई थी। आप लोगों का, यूकेडी का क्या पक्ष है इस पर, किस तरीके से जो चीजें चल रही हैं? इसी बीच आरोप ये भी है कि केदारनाथ में उपचुनाव है, इस वजह से ये यात्रा निकाली जा रही है। रवि जी, इस भारतवर्ष में राजनीतिक दल द्वारा यदि कोई यात्रा सर्वप्रथम सबसे पहले की गई तो भारतीय जनता पार्टी है। राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवक यात्रा की गई, उसमें बल चढ़ गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाग लिया तो निश्चित रूप से सबसे पहला जो उदाहरण अगर हमें मिलता है, जिसमें उनको विजयश्री भी प्राप्त हुई और राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। लेकिन धर्म का और राजनीति का जो मेल जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में पूरी जनता ने देखा, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ध्वजारोहक है।
अब बात आई है कांग्रेस की इस यात्रा, केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा पे। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल यदि कोई यात्रा करता है तो वो राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए कर रहा है और उसका राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया, वैसे अब कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस एक तरीके से केदारनाथ का जो ये प्रतिष्ठा यात्रा है, जिससे उससे राजनीतिक लाभ, निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। जिस तरीके से उपचुनाव अभी होने वाला है केदारनाथ में, और केदारनाथ के उपचुनाव में जिस तरीके से माहौल भारतीय जनता पार्टी की विपरीत बना हुआ है पूरे प्रदेश में, विशेष रूप से अब केदारनाथ पे, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कम होने वाला है और कांग्रेस को ज्यादा होने वाला है। लेकिन देखिए, राजनीतिक दल का और राजनीति का, अगर धर्म का राजनीतिक दल अगर उसका उपयोग करता है तो ये तो पहले भी हुआ है और अब इस टाइम कांग्रेस कर रही है, तो इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं रथ यात्रा कर कर एक धर्म का और राजनीति का मेल किया हुआ है, जिसको अब कांग्रेस अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले राजनीति में, जो केदारनाथ में उपचुनाव होगा। तो देखिए, यूकेडी का कहना है कि देखिए, इस तरह की यात्राएं यदि राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए होती है और जनता जागरूक होती है, जिस तरीके से इस बार को नकारा तो नहीं जा सकता रवि जी, जिस तरीके से चोरी छुपे पिछले 2 साल से तैयारी हो रही थी, केदारनाथ का एक प्रतीकात्मक स्वरूप बोराड़ी में लगाया जाए, खोला जाए, इसके बारे में किसी को आभास था? जो एनजीओ बना था वो 2 साल पहले बन गया था, 2 साल से लगातार तैयारी चल रही थी। क्या किसी को ये आभास था? क्या यहाँ से शिला वहां ले जाई नहीं गई? क्या भारतीय जनता पार्टी ये मना कर सकती कि यहाँ शिला ले जाई नहीं गई कि उसका प्रतीकात्मक स्वरूप के लिए? विपक्ष की बहुत ज्यादा विरोध करने के बाद एक मुद्दा जब इस प्रदेश में बनने लगा, तो फिर विवश होकर भारतीय जनता पार्टी को, शासन को अपना निर्णय पीछे लेना पड़ा, और अब जाके वो कहा जा रहा है शासन की तरफ से कि वो जो मंदिर है वो नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, जब वो मंदिर, जिस दिन उसकी स्थापना हुई और जब ये निर्णय लिया गया, इस बीच में जितना चंदा उस संस्था को मिला है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे कि वो चंदा कहां गया? वो चंदा क्यों नहीं अब तक, अगर चंदा केदारनाथ समिति के नाम से मिला है, केदारनाथ मंदिर के नाम से मिला है, तो वो चंदा बीकेटीसी के पास क्यों नहीं आया है और क्यों नहीं आना चाहिए? हम तो जाना चाहते हैं, अगर केदारनाथ नाम से चंदा इकट्ठा हुआ है, क्यूआर कोड उस दिन जारी हो गया था, पता नहीं कितना पैसा आया होगा, अब तक तो वो संस्था ये भी नहीं बता पाई है कि कितना पैसा आया है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें अभी भी कुछ सवाल है, वो जवाब देने पड़ेंगे। और जो एक सवाल है 228 किलो सोने का चोरी का, उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इनके मंत्री कहते हैं कि रिपोर्ट आ चुकी है, आप सार्वजनिक करिए, उसको कहिए कि अगर जो भी उस रिपोर्ट में है, जो भी दोषी हो, गलत हो, सही हो, इसको स्पष्ट करना, जनता के सामने इसका स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा राजीव जी से। मैं डॉक्टर अनिल चंदोला हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंदोला जी, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां बताने की कोशिश करती हैं कि हम धर्म को बचाने के लिए हम ज्यादा आगे हैं, चाहे उसमें भाजपा भी पीछे नहीं है धर्म की राजनीति में, और कांग्रेस भी जिस तरीके से यात्रा निकाल रही है उसको भी राजनीतिक बताया जा रहा है भाजपा की ओर से। क्या लगता है कि अभी जो 2 उपचुनाव कांग्रेस जीती है, भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कांग्रेस ज्यादा आश्वस्त है, केदारनाथ में वाकई में फोकस करना चाहती है, लेकिन ये जो धर्म की राजनीति हो रही है, ये कितना सही है प्रदेश के लिए भी और ऐसे धामों के नाम पर? देखिए, राजनीति में ना, जैसे दीपक जी ने कहा, जो भी चीज होती है राजनीति में, अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं उसके पीछे एक जो मोटिव होता है वो राजनीतिक लाभ लेना अनिवार्य तौर पर है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, उसकी जो भी एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ इसलिए है ताकि वो उसका जो पॉलिटिकल माइलेज है वो ले सके। केदारनाथ वाला जो विवाद है, जो मुझे लगता है वो बेसिकली बीजेपी ने जनरेट किया, और अब बीजेपी मौका दे रही है कांग्रेस को कि आप इस पे आइए और आप इस पे खेलिए। देखिए, केदारनाथ में जब दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीक की निर्माण की बात हुई, तो उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां गए, उसके बाद विवाद हुआ। ये जो केदारनाथ में सोना गायब होने वाला मामला है, ये काफी समय से चल रहा था। शंकराचार्य के विरोध के बावजूद यहाँ की सरकार ने, जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज हैं, उन्होंने कहा कि हमने जांच कर लिया लेकिन रिपोर्ट हम इसकी सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो आप खुद मौका दे रहे हो। अगर उसी समय माना कोई रिपोर्ट आई है और उसमें कुछ फाइंडिंग आई है, तो अगर उसको सार्वजनिक कर सकते हैं तो उसको सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है? अगर आप तो एक मुद्दा खत्म कर देते कांग्रेस के पास, लेकिन आपने एक मुद्दा दे दिया कांग्रेस को, आपने कहा नहीं जी हम जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जो लोग हैं, जो मानने वाले लोग हैं, जिनकी आस्था है केदारनाथ धाम के प्रति, उनके मन में भी तो सवाल है। उनके मन में आपने संशय का एक बीज पैदा कर दिया कि वास्तव में कोई सोना आया था जो गायब हो गया, वो आया या नहीं आया। हालांकि मैं आपको बताऊं रवि जी
कि जब आप जिस दौरान ये सोने वाली बात शुरू हुई उस दौरान की आप सारे अखबारों को उठा के देखिए, मैंने तो उसको काफी रिसर्च किया था उस पे, जी। जितने भी अखबार हैं उन सब ने ये छापा कि सोने की परतें चढ़ाई जाएंगी। जो उस समय केदारनाथ गौरीकुंड से और ऊपर केदारनाथ तक जो सोने की परतें ले जाई गई खच्चरों में, उनकी बाकायदा फोटो छपी है अखबारों में, जिसपे साफ साफ ये लिखा है कि ये सोने की परतें हैं। उस पे कहीं नहीं लिखा है कि ये पीतल की या किसी और धातु की है और इन पे सोने की जो है लेयर चढ़ाई गई है। उन पे लिखा गया है कि सोने की परतें। तो अगर वो सोने की परतें नहीं थी तो बीकेटीसी ने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि वो सोने की नहीं है, वो पीतल की हैं या किसी और धातु की हैं, उस पे सोने की केवल लेयर है। और जब वो बाद में ये विवाद हुआ तो तब बीकेटीसी ने सफाई दी कि सोने की तो चढ़ाई नहीं की थी, वो तो किसी और धातु की थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें कुछ है तो वो एक तो पहले स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। देखिए सरकार खुद मौका दे रही है कि भाई कांग्रेस आए और कांग्रेस विरोध करे। बाकी जो कांग्रेस की यात्रा है तो स्वाभाविक तौर पर जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं, उसके बाद जो बद्रीनाथ और मंगलौर के नतीजे रहे हैं, उससे थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनर्जी कांग्रेस के अंदर आई है और कांग्रेस को स्वाभाविक सी बात है वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहेंगे, केदारनाथ में भी लेना चाहेंगे। तो इसलिए यात्रा का आप देखो कि जो यात्रा का टाइमिंग भी है वो इस समय पे है कि भाई उपचुनाव के साथ साथ है, तो स्वाभाविक तौर पे उसका पॉलिटिकल माइलेज भी उनको मिलेगा। मतलब ऐसा भी लगता है कि वो सिर्फ लेना ही नहीं चाहते, अगर वो ठीक से करेंगे तो उनको मिलेगा भी। बिल्कुल ठीक है। राजेश जी, कई सवाल उठते हैं अभी। ठीक है, डॉक्टर चंदोला जी ने बिल्कुल सही बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे विवाद हैं, इनका पराक्षेप तो इनकी मतलब स्पष्टीकरण तो सरकार ही करेगी। ये सवाल हमेशा उठता रहा, सोना गायब है, सोना गायब है, रिपोर्ट चाहिए, और लोगों के मन में संशय है। तो क्यों नहीं ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं? आप ही लोग करेंगे, कांग्रेस तो नहीं करेगी, कांग्रेस तो सिर्फ सवाल उठाएगी। मैं इसमें आपको सबसे पहले बता दूं कि हो सकता है कि यहाँ बैठे मेरे कई साथियों को पूरी जानकारी ना हो। ये विवाद जब से भी उठा है पिछले 3 महीने से, तो अखबार की खबरें हम भी पढ़ रहे हैं और हमें समझ आता है कि बीकेटीसी के जो चेयरमैन है अजय जी, वो रूटीन में बिल्स को पब्लिकली सबके सामने दिखा रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि दानदाता के द्वारा जो भी दिया गया वो इस बिल के माध्यम से इतना दिया गया। अब अगर इनको पूरी जानकारी नहीं है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। आज भी उनका एक वक्तव्य आया है न्यूज़पेपर में जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इनकी कही हुई बातें ठीक हैं और बीकेटीसी के चेयरमैन या उनका जो भी ट्रेजरी है जिसमें पैसा या किसी तरह का दान रिकॉर्ड में होता है वो गलत है, तो कोर्ट चले जाइए ना। आपको रोका किसने है? कोर्ट चले जाइए, केस रजिस्टर कीजिए। क्या आपको लगता है कि 8 महीने, 9 महीने, साल, 1.5 साल से जो ये मामला बार बार उछल रहा है, कांग्रेस चुप बैठने वाली थी? क्या कांग्रेस को कोर्ट का रास्ता नहीं मालूम है? क्या इनको नहीं मालूम है विधिक कार्रवाई उस पर क्या की जानी चाहिए? क्या उस पर किसी तरह की एफआईआर रजिस्टर्ड फोर्जरी की कैसे होनी चाहिए? ये बात कांग्रेस अच्छे से जानती है कि ये जितना झूठ, जितना ये लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे, उतने कांग्रेस पीछे हटती जा रही है बैकफुट पे। और यही कारण है कि उसको कांग्रेस बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा निकालनी पड़ रही है। अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने, हमारे कांग्रेस के साथी ने एक बात कही, गिरिराज जी ने, उन्होंने कहा कि बाबा केदार की बड़ी कृपा रही कि 21 किलोमीटर की जो यात्रा थी वो सकुशल जा पाए। ये शायद इनको ये नहीं पता कि जिस मार्ग से वो गए वो मार्ग की सदृढ़ता भारतीय जनता पार्टी के कुशल शासन और बगैर भ्रष्टाचार की बनाई हुई सड़क की वजह से वो सकुशल जा पाए हैं। नहीं तो जिस प्रकार की आपदा आ रही है और कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह की लूट मची थी, उन मार्गों पे तो आज जाना संभव ही नहीं होता। और एक बात मैं बता दूं, बाबा केदार का जो स्वरूप है वो त्रिनेत्रधारी है, इसलिए ज्यादा झूठा सनातन का जो ढोंग आप रच रहे, अगर तीसरा नेत्र खुल गया ना तो आपके लिए जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची है ये भी जमीन दोज हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे यूकेडी के साथी हैं भाई दीपक जी, इन्हें कांग्रेस की यात्रा से ये तो समझ आ रहा है कि कांग्रेस को इस यात्रा से फायदा हो सकता है। तो क्या जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस की तारीफ ही करेगी या अपने लिए भी कोई यात्रा तय करेगी? अगर इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा है तो आप घर पे क्यों बैठे हैं? आप भी ऐसी यात्रा निकालिए। क्या पता बद्रीनाथ केदारनाथ की सीट में आपको एक सीट मिल जाए, या इसमें भी केवल कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे जैसे आपने अभी पूर्व के उपचुनावों में कांग्रेस के लिए वोट मांगा? तो ये तो तय कर लीजिए कि आप हैं किस तरफ। जिस तरह से आप अपनी बात रख रहे हैं उससे समझ आ रहा है कि आप कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो आपका एक अलग दल है, कांग्रेस की तारीफ करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है।
आप एक अलग से कोई यात्रा रखिए जिसमें समझ आए कि हमारे यूकेडी के साथियों के लिए भी कुछ हो पाए। हम भी चाहते हैं विपक्ष में एक टीम यूकेडी की भी होनी चाहिए। ठीक है, नहीं, बहुत अच्छी बात है आपकी। आपने कहा कि यूकेडी की भी वहां पर जो उनको मौका है और उनको भी अच्छे तरीके से लड़ना चाहिए। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी चर्चा इस बात पर है कि जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा या फिर कांग्रेस धर्म की राजनीति की बात आ रही है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। हाल ही में अब यहां पर केदारनाथ सीट पर उपचुनाव भी होने हैं, निकाय चुनाव भी प्रदेश में है, पंचायत चुनाव भी हैं, लेकिन इससे पहले राजनीति और आरोप प्रत्यारोपों का दौर काफी तेज हो चला है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। इस बार गिरिराज किशोर जी, जिस तरीके से राजेश बिष्ट जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कांग्रेस कर रही है लेकिन वो राजनीति करती है, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर चुनाव नहीं होता तो आप इस तरीके से कोई यात्रा यहाँ पर निकालने वाले नहीं थे। रवि जी, एक बात मैं पहले ही रख चुका हूं कि करण महाराज जी के नेतृत्व में जो यात्रा है ये श्रद्धा को लिए हुए, श्रद्धा इसमें शामिल है, केदार बाबा का आशीर्वाद इसमें शामिल है। भाजपा कितना झूठ भूलेगी बताइए आप। रवि जी, झूठों की जमात जो मैं बोलता हूं बार बार ना, आज जो स्थितियां हैं, आज स्वयं सोचो आप, 7 वर्षों से भाजपा उत्तराखंड में शासित है। आज पूरी तरह से विकास शून्य अगर मैं प्रदेश को बताता हूं, पर्वतीय क्षेत्र वाकई जो पृथक राज्य मांगा गया था रवि जी, उसके पीछे जो अवधारणा थी वो यही थी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है उस तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी उसको हेल्थ फैसिलिटीज मिले। यह मूल में कारण था पृथक उत्तराखंड राज्य लेने के पीछे। आज ये लोग जो है, भाजपा जो इस समय शासित है, ये उस आखिरी पायदान वाला जो व्यक्ति है उसको दंश दिए हुए, कष्ट में इसने रखा हुआ है उसको। अब आप स्वयं सोचो, और झूठ में झूठा बोले जा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार में पूरी तरह से आप लिप्त हैं, आपकी सरकार जो है लिप्त है। आपका एक मंत्री जो है, जिसमें कि वाकई बार बार बात आ रही है 2-3 डिबेट्स में कि एक हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट एक सख्त टिप्पणी करता है। आपके एक मंत्री आय से अधिक संपत्ति के मामले में आपके मुख्यमंत्री अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उस मंत्री को बर्खास्त करने की उनमें हिम्मत नहीं है, विजिलेंस को बोला जाता है। आज आप स्वयं सोचिए, ऐसी स्थितियां जो है प्रदेश में है, आप लोग कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, आपकी पुलिसिंग फेल है, लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, बलात्कार पे बलात्कार हुए जा रहे हैं प्रदेश में। आज जो स्थितियां बनी हुई है, बेरोजगारी चरम पे है। आप स्वयं सोचिए, आज अगर केदार बाबा की यात्रा हो रही है और हमारे एसओसी जो प्रेसिडेंट है करण महाराज जी के नेतृत्व में, अगर वो लोग अपने गंतव्य तक केदार बाबा के आशीर्वाद से पहुंचे हैं, तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, रास्ता हमने बनाया। स्वयं सोचिए, इनसे पूछिए कि डुमक जो गांव है चमोली में, जिन्होंने बहिष्कार किया था पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, आप स्वयं सोचो, वोट का बहिष्कार करना, वोट न देना, जो सबसे बड़ा एक अपने आप में, जो वाकई हिंदुस्तान में जो भी नागरिक वास कर रहे हैं वो वाकई वेट करते हैं, इंतजारी में होते हैं कि कब हमारा वोट जो है, क्योंकि वो वाकई जो है इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस उस वोट की होती है, उसका बहिष्कार होता है। और आज भी आप स्वयं सोचो, वो जो टाइम पीरियड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, अभी तक जो है उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता है। इनके जो मुखिया है भाजपा के, वो निर्देशित करते हैं अधिकारियों को, उसके बावजूद काम नहीं होता है, विभाग काम नहीं करता है, पीडब्ल्यूडी हो चाहे अन्य विभाग, जो भी उनकी समस्याएं हैं उस पर अगर कार्यवाही नहीं हो रही है, तो स्वयं सोचो आप कि सरकार भी सोई भी स्थिति में है, मुखिया का अगर ऑर्डर, अगर वाकई जो है निर्देश, अगर उसका पालन नहीं, अगर ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो आप स्वयं सोचो कि प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। ये जो यात्रा आप कर रहे हैं, इसमें लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको, या फिर सिर्फ कांग्रेस के लोग? रवि जी, क्योंकि भाजपा ये कह रही ना कि सहयोग, सुन लीजिएगा रवि जी, आप लोग उस समय इस वजह से निकल गए वहां से। वहां जो जनमानस है, सुनिएगा, वहां का जो जनमानस है, वाकई जो पीड़ित जनमानस है, जो दंश झेल रहा है इस भाजपा की सरकार में, वो वाकई एक आस लगाए हुए वो लोग बैठे हुए हैं, और एक आशान्वित वो है कि कांग्रेस पार्टी वाकई हम लोगों के साथ मुखर होके
हमारे हमारे पक्ष में खड़ी होगी, हम लोगों के साथ खड़ी रहेगी। वो एक बहुत बड़ा एक अपने आप में वहां की जो जनता है, वहां का जो जनमानस है, वो वाकई आज आशान्वित है। और रवि जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है उनके साथ खड़ी रहेगी। वाकई जो अगर उनको उनके वाकई आज स्थितियां ये है कि ठेस पहुंची है उस क्षेत्र को। नहीं, अगर कोई शिला लेके आप जाते हैं बुराड़ी में और प्रतीकात्मक मंदिर की आप बात करते हैं वाकई, तो आप स्वयं सोचो उस क्षेत्र के लोगों पे कितना बड़ा एक कुठाराघात सरकार ने किया है, और मुखिया उसमें शामिल होते हैं। आप स्वयं सोचिए, और वो जो शिलापट है वो अभी तक वापसी नहीं हुई है उसकी। सुन लीजिएगा क्या स्थितियां आपने बना रखी है। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि जिन 2 उपचुनाव को आप जीते हैं, भाजपा ये कह रही है हमने कुछ ना खोया ना पाया, यहाँ तो हम थे ही नहीं। रवि जी, भाजपा क्योंकि बद्रीनाथ पे आप लोगों की ही सीट थी, आप लोगों को रवि जी, मिली है। भाजपा बोलेगी। भाजपा अपने क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन ही तो दे रही है, आज स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण दे रही है। लेकिन उत्तराखंड में जो जनमानस वास कर रहा है, वो एक कॉमन मैन भी जो इस समय सारी चीजें विजिबल हैं, सब कुछ देख रहा है। इस सरकार के 7 वर्षों के कृत्यों को देख रहा है, कुकर्मों को देख रहा है, और उसके वो सारी एनालिसिस जो होती है कॉमन मैन की, वो वाकई रिजल्ट के रूप में, एक वोट के रूप में जो प्रतिशोध होता है व्यक्ति का, वो निश्चित रूप से वो प्रतिशोध देने की स्थिति में आने वाला है। और आज जो स्थितियां हैं, ये सारी क्रिएशन भाजपा की है। ठीक है, ये आखिरी में सुन लीजिएगा, इनका एक ब्रह्मास्त्र होता है, धर्म को धर्म से लड़वाओ। ये लास्ट मोमेंट में इस कार्ड को खेलते हैं। लेकिन आज जो वास कर रहा है कॉमन मैन पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बैठे हुए हैं, तो उत्तराखंड में भी जो लोग हैं वो एक एक बात को समझ चुके नहीं, हैं। एक ब्रह्मास्त्र और भी है भाजपा का। जब आप कहते हैं कि लोग परेशान हो रखे हैं, जनता त्रस्त हो रखी है, तो फिर भाजपा कहते हैं कि फिर हम 5 सीटों पर कैसे जीत गया अभी लोकसभा आप चुनाव। सुन लीजिए मेरी बात। अगर जनता त्रस्त एक बार है, रवि तो जी, 5 सीटें कैसे सुन आगे लीजिएगा। होंगी? एक बात मैं रखना चाहूंगा आपके बीच में, अभी भी बड़े फेयरली, बड़े ट्रांसपेरेंट होके मैं रखना चाहूंगा। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन में माइंडसेट वोटर का अलग अलग होता है। सुन लीजिएगा, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोटर जो होता है, वो उसके दिमाग में एक बात बैठी हुई होती है कि मुझे सबसे बड़ी पंचायत में अपने इस प्रतिनिधि को भेजना है, जो वहां जाके डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा, हमारी प्रॉब्लम्स को रखेगा और उसका निदान लेके आएगा। सुन लीजिएगा, असेंबली में जो इश्यूज होते हैं वाकई अपने क्षेत्र के, अपने विधानसभा के, वो उसकी अपेक्षा होती है कि हमारे पास एक ऐसा प्रतिनिधि पहुंचे जो डिबेट में पार्टिसिपेट करे, हमारी समस्याओं को वाकई वहां पे उठाए, और उसका कहीं ना कहीं आमूल चूर जो उसके लिए जो हो सकता है, जो भी चीजें जो हैं, जो निदान की ओर होती हैं। ठीक है, राजीव जी जवाब दीजिए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा, शॉर्ट में दीजिएगा। रवि भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बार बार केदारनाथ मंदिर जो दिल्ली में बुराड़ी में स्थापित हुआ, उसकी बार बार बात कर रहे हैं। वो ये भी अपने कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का आप कार्य- लोगों ने जो फैसला लिया, जब हमने आवाज उठाई तब लिया। कांग्रेस कह रही है कि हमारे नहीं, दबाव ये- में भाजपा को इनकी आवाज सुनता कौन है? इनकी आवाज कौन सुन रहा है? उसके बाद ही आप इनकी कानून आवाज लाए जनता कि नहीं हमारे सुन रही। 4 धामों के नाम का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जब कांग्रेस ने आवाज उठाई। ये कांग्रेस कह रही है। इनकी आवाज कोई नहीं सुनता। जब इस देश के 145 करोड़ लोग इनकी आवाज नहीं सुनते, प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता इनकी आवाज नहीं सुनती, तो हमने क्यों सुननी है इनकी आवाज को? दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ये मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को याद करें कि हरीश रावत जी बद्रीनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ उस मंदिर के उद्घाटन में मुंबई गए थे। ये वो भूल गए होंगे कि वहां पे बद्रीनाथ मंदिर स्थापित हुआ है, और वो मंदिर आज की तिथि में भी वहां पे वो मंदिर है और वहां पे लोग जा रहे हैं। तो इसलिए झूठ और भ्रम कम से कम सनातन धर्म और मंदिरों के नाम पे तो ना फैलाए, झूठ बोलने का काम ना करे। दूसरी बात, ये बार बार इस प्रदेश के पुलिसिंग को ये बार बार क्वेश्चन मार्क की स्थिति में खड़ी कर देते हैं। मित्र पुलिस जो 24 घंटे के अंदर हर एक अपराध का पर्दाफाश करके दोषियों को सलाखों के पीछे डाल रही है, और त्वरित कार्रवाई के लिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी कप्तानों को जो निर्देश दिए हैं, वो सब इस प्रदेश देख रहा है। मैं केवल 30 सेकंड लूंगा। इन 30 सेकंड में मैं आपको बता देता हूं, जो अपने स्वर्णिम कार्यकाल की बात कर रहे हैं 12 से 17 की, 4 नवंबर 2014 को इनके लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा, जब इस प्रदेश में राज्य चल रहा था, रामनगर में छात्र नेता ललित मोहन पांडे ने आत्महत्या की, और उन अभिव्यक्तियों की जो भी अभिव्यक्ति थे उसमें उनकी गिरफ्तारी के बजाय उनको पुलिस सुरक्षा दी गई। नवंबर में गायब लड़की का शव गौलापार में मिला। 27 मई 2014 को पुलिस चौकी में आईपीएस विमला गुंजाल के भाई सिपाही सुरेंद्र सिंह की हत्या हो गई। पहाड़ों में जो अपराध बढ़ा था, चंपावत में बलात्कार की ये बात कर रहे हैं, बागेश्वर में 5 हत्याएं, 5 घटना हुई थी। उधम सिंह नगर के अंदर एटीएम लूटते हुए वहां के कारोबारी का मर्डर हो गया था। अल्मोड़ा में
जो गली ग्राम पंचायत के सलवड़ा तोक में था 13 हत्याकांड हुआ था, बालावाला में 13 हत्याकांड हुआ। आज तक उन दोषियों को इनको पता नहीं है वो कहां पर है। ये किस समय की बात कर रहे हैं? आज 24 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होता है। और ये अपराध में जहां उत्तराखंड को पहली श्रेणी में रखने की बात करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए बात बोलने से पहले कि ये बोल क्या रहे हैं उत्तराखंड के लिए। जिस राज्य में आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, उस प्रदेश को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कोई परेशानी प्रदेश के अंदर आ रही, उसमें सामूहिक रूप से मिलकर सारे लोग उसमें एक राय एक मत बनाए और उसके लिए कार्रवाई के लिए ठोस बात करें। लेकिन आप लोगों का जो ड्रामा चल रहा है केदारनाथ में, ये सफल होने वाला नहीं है। अगर केदारनाथ में अगर आप हार गए उपचुनाव को, क्या मानसरोवर कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाएंगे? सिर्फ केदारनाथ की यात्रा क्यों? बाकी के 3 धामों में जाने में क्या परेशानी है आपको? 4 धाम की यात्रा कीजिए, किसने रोका है आपको? लेकिन ये ध्यान रखिएगा, केदारनाथ की अगर यात्रा हार जाते हैं, कैलाश मानसरोवर चाइना में है, हिम्मत होगी तो वहां तक जाके चलिए दिखा देना ठीक एक पद ठीक यात्रा ठीक को। ठीक है ठीक है। मैं डॉक्टर अनिल चंदोला जी आपसे एक सवाल ले रहा हूँ। गिरिराज जी आ रहा हूँ, 1 मिनट, 2 मेहमान और भी हैं, मैं आ रहा हूँ आपका सवाल जवाब दूंगा आपका। चंदोला जी, जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा, उन्होंने लिखा कि अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरीके की घटनाएं यहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र भी उन्होंने किया। अच्छा, ये तो सच है, प्रदेश में अपराध तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी राजेश जी गिना रहे थे उस वक्त, लेकिन अभी भी अपराधों में कोई कमी तो है नहीं। सरकार कोई नहीं चाहती किसी तरीके का अपराध प्रदेश में हो, लेकिन जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, विपक्ष भी सवाल उठाता है। पॉलिटिकल तो राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन प्रदेश की इस स्थिति को किस तरीके से हम समझ सकते हैं? देखिए, कोई भी सरकार हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो। हाँ, ये कह सकते हैं कि उस समय थोड़ा लेट रिस्पॉन्स होता था, अब जल्दी होता है, या अब लेट होता है, पहले जल्दी हो जाता था, यही हो सकता है। देखिए, अपराध तो आप देखो साल दर साल बढ़े हैं, और जब से पिछले 5-7 साल से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो अपराधी है ना, जो वेस्ट यूपी का अपराधी है, आप देखो उनकी ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा आप पहाड़ में पहले बहुत कम सुनते थे कि अपराध हो रहे हैं, अब वहाँ पे भी, पहाड़ पे भी आपको तरह तरह के अपराध देखने को मिलते हैं। वो बात अलग है कि सरकार ये कह सकती है कि हम इस पर तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, या जो अपराधी हैं उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अपराध मुक्त राज्य हो गया है, यहाँ कोई अपराध नहीं हो रहा। आप पिछले कई सालों के चार्ट उठा के देखिए तो जो अलग अलग तरह के क्राइम हैं उनमें तेजी आई है। स्वाभाविक तौर पर वो और जगह भी आई है, ऐसा नहीं कि केवल उत्तराखंड में आई है, और जगह भी आई है। लेकिन सरकार ये जो तर्क है कि हाँ हम तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस पे एक बार के लिए सहमत हुआ जा सकता है कि सरकार तेजी से कार्रवाई कर रही है, या हो सकता है पिछली वाली सरकार तेज कर रही हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड पूरी तरह अपराध मुक्त हो गया। आप देखिए, रंगदारी के मामले हों चाहे और तरह के जितने भी क्राइम हैं वो सब कमिट हो रहे हैं, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो हो गया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब महिला अपराध हो या किसी तरीके किसी भी का तरह क्राइम के बढ़ हो। रहा है और इस पर रोक भी लगनी चाहिए। दीपक रावत जी, आपसे एक सलाह दी थी अभी भाजपा के प्रवक्ता बिष्ट जी ने आपको, कि आप, एक तो उन्होंने एक आरोप लगाया आप कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि आप भी एक यात्रा निकाल लीजिए, क्या पता केदारनाथ की सीट आपके लिए आ जाए। तो अच्छी बात है, उन्होंने तो कहा केदारनाथ की सीट आपके पास आ जाएगी। देखिए रवि जी, इतिहास रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने राजनीतिक रूप से 2 बड़ी भूल करी, एक बार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर और एक बार कांग्रेस की बी टीम बनकर। और उस समय हमें समझ में आ गया था इस प्रदेश के लिए, हमें लगा कि इनके साथ रहकर शायद हमें इस प्रदेश के जनमानस की सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन समझ में आ गया कि इस प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। इस प्रदेश में सिर्फ विष मिलेगा। और पिछले 24 वर्षों में इस प्रदेश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा या कांग्रेस द्वारा विषय दिया जा रहा है। अगर नहीं दिया जा रहा होता तो वह तमाम मुद्दे जो इस प्रदेश बनने से पूर्व थे आज भी यथावत खड़े हुए हैं, उनका कोई समाधान नहीं हुआ है। जिन समस्याओं को लेकर इस प्रदेश का पृथक राज्य की मांग की गई थी, पृथक राज्य बनाया गया था, वो समस्याएं आज की जस की तस हैं, उनमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। आज भी पलायन समस्या बना हुआ है, आज भी पलायन समस्या बना हुआ है, आज भी आर्थिक समस्या बनी हुई है, आज भी स्वास्थ्य की समस्याएं 10 की 10 हैं, आज भी रोज बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हम लोगों ने जिसमें संघर्ष किया था उत्तराखंड बनने से पहले, आज भी जस की तस है। देखिए, मैं तो राव जी, मैं खुद चाहता हूं कि यूकेडी यहाँ पर मजबूत हो प्रदेश में, और तीसरा विकल्प होना भी चाहिए, सिर्फ भाजपा और कांग्रेस ही नहीं, तीसरा विकल्प होना चाहिए। तो जब ऐसे मौके आते हैं, चाहे हम उपचुनाव की बात करें या वो पहाड़ की सीट है, यूकेडी को प्रदेश जानता है, पहाड़ जानता है, तो आप लोगों की कमी कहाँ पर हो जाती है? आप लोग भी पूरी मेहनत कीजिए। देखिए रवि जी, निश्चित रूप से इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है कि आज के रूप में संगठनात्मक रूप से और राजनीतिक रूप से यूकेडी बहुत कमजोर है।
और लगातार जब जब यहाँ चुनाव होते रहे लगातार कमजोर होते रहे, लेकिन जो भावनाएं हैं, जन भावनाएं हैं, वो हमेशा यूकेडी के साथ रही हैं। राजनीतिक रूप से वो बदलती नहीं है, राजनीतिक रूप में उनका परिणाम नजर नहीं आता है, लेकिन जन भावना के रूप में अगर आज की डेट में लोगों के दिलों में अगर कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आज की डेट में जरूर दो बार शासन कर चुकी है, लेकिन जो दिलों में जो बची हुई है वो सिर्फ यूकेडी है। हाँ, राजनीतिक रूप से हम एक विकल्प बनने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और लगातार हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम उन मुद्दों को नहीं छोड़ सकते जिन मुद्दों के कारण इस पृथक राज्य का हमने निर्माण करा, जिसके लिए हमने आहुतियां दी, जिस प्रदेश के लोगों ने 42 शहादतें दी और जिसके लिए लगातार संघर्ष किया। जो विषय अभी हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे, ये दोनों ही राष्ट्रीय दल का एक पैमाना रहा है कि जब चाहे इनका मन करे ये यूकेडी को बी टीम कह दें, और कब जब चाहे इनका मन करे यूकेडी को अपना साथी कह दें। क्योंकि देखिए, क्षेत्रीय दल जब भी इस प्रदेश में उभरेगा तो निश्चित रूप से किसी एक राष्ट्रीय पार्टी जो है उसको नुकसान होने वाला है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को नुकसान होने वाला है। तो ये समय के अनुसार आरोप प्रत्यारोप यूकेडी के ऊपर लगाते रहते हैं, और यही हम इतिहास मैं निश्चित रूप से बोल चुका हूं, बहुत बड़ी राजनीतिक भूल यूकेडी ने करी थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पीछे एक साथ इनके साथ सरकार बनाकर। उसके बाद ही जब से हमने ये समझा है कि नहीं, क्योंकि अगर जो मुद्दे थे, आप देखिए आज भी मूल निवास का मुद्दा यथावत खड़ा हो रखा है, भू कानून यथावत खड़ा हुआ है। क्या कारण है कि आज तक भू कानून नहीं मिला, मूल निवास नहीं मिला, सख्त ये सारी चीजें जो हैं यथावत रखी हुई है। ये तो दो बार इनके शासन आ चुके, ट्रिपल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश से जो हमारे जो हमारी परिसंपत्तियों का जो विवाद है वो जस का तस है, ये विवाद सॉल्व नहीं कर पा रहे। अरे जब वहां आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कांग्रेस की सरकार तो नहीं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, क्यों नहीं उनका समाधान हो पा रहा? कोई समाधान नहीं हुआ है। आज भी आपने 2 दिन पहले समाचार पत्र पढ़ा, उत्तर प्रदेश ने रिपोर्ट लिखा रखी है कि जो हरिद्वार में जो कुंभ क्षेत्र है उसमें उत्तराखंड सरकार अवैध निर्माण करा रही है, मतलब बिना हमसे पूछ के निर्माण करा रही है। ये नौबत आ गई है इस प्रदेश की कि अपने ही कुंभ क्षेत्र में, हरिद्वार में अगर निर्माण उत्तराखंड सरकार निर्माण कर रही हो तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें विरोध कर रही है और आपत्ति दर्ज करा रही है। तो ये सारे जो मसले हैं ये आज के 10 के 10 बने हुए हैं। जब इन सारे मसलों में देखते हैं, और जहां तक रही बात आप कानून व्यवस्था की, तो आपको मैं 2 घटनाएं बताता हूं। राष्ट्रपति का दौरा होता है उत्तराखंड में और देहरादून में, तो सबसे बड़ी डकैती पड़ती है राजपुर रोड में। उसके बाद उपराष्ट्रपति का दौरा होता है देहरादून में, तो सबसे बड़ी डकैती पड़ती है हरिद्वार में। ये क्या है? किस प्रकार की कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? ये इस प्रदेश ने जब ये देखा ही नहीं था कि इतनी चाक चौबत अगर इनकी सरकार है तो इतने सारे अपराध घटित कैसे हो रहे हैं, और विभिन्न प्रकार। और अब तो और विडंबना रवि जी ये है कि अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संलिप्त होना इस प्रदेश के लिए सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है। जिस प्रकार से आप नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष की बात ले लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। जिस प्रकार आप इनके सल्ट के मंडल अध्यक्ष की बात कर लीजिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। जिस प्रकार की सत्ता के नशे में चूर होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस तरह के कृत्य में लिप्त पाए जा रहे हैं, ये बड़ी समस्या अब आ रही है। और जो बाहर के लोग आ रखे हैं, अब आप बताइए, केदारनाथ का मुद्दा है, केदारनाथ में पोस्टर किसने लगवाए? रोहिंग्या वाली बात किसने करी? कौन वो राजनीतिक दल है जो उसको सपोर्ट कर रहा था, उन पोस्टरों को बात कर रहा था? राजनीति की बात कर रहे हैं ना, तो राजनीति की बात बताइए, वो पोस्टर लगाने वाले कौन थे? अगर ग्राम निवासी थे तो उनको किसने बोला पोस्टर छपवा के लगाने के लिए? और कौन सा दल था जो उन पोस्टरों को समर्थन कर रहा था? तो अगर रोहिंग्या मुसलमान यहां हैं, तो रवि जी मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या इनके पास कोई आंकड़ा है कि कितने रोहिंग्या मुसलमान प्रदेश में इस टाइम रह रहे हैं, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं? और अगर वो बाहर पहाड़ में जा रहे हैं, अगर वो पहाड़ में घूम रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमारा सूचना तंत्र कहां है? हमारा सूचना तंत्र का, हमारे यहाँ का LIU कहां है? वो सारे के सारे जो पुलिस विभाग सूचना तंत्र होता है वो कहां है? इसका मतलब वो उनको नजरअंदाज करके वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, और जो रोहिंग्या मुसलमान है वो पूरे उत्तराखंड में विचरण कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये क्या, ये कौन सी स्थिति? मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन मैं गिरिराज जी आपके पास आ रहा हूं। अभी राजेश बिष्ट जी ने बहुत सारे घटनाएं गिनाई। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें आज कह रहे हैं कि इस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, तो ये घटनाएं आपकी समय की हैं, और उस वक्त भी इस तरीके की स्थिति थी। रवि जी, आज उत्तराखंड का जो जनमानस है वो भाजपा के झूठ को, छल को और छद्म को समझ चुका है। सुन लीजिएगा, आज इनके प्रवक्ता गण चिल्ला चिल्ला के डिबेट में, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा रवि जी, ये फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों की, ये इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और स्वयं आप देखिए कि आज जो स्थितियां हैं, जो कंपेरिजन अभी पढ़ पढ़ के जो राजेश बिष्ट जी देख रहे थे और बता रहे थे, ये कंपेरिजन कर रहे हैं। बताइए आप, 7 साल से आप शासित हैं। आज अंकिता भंडारी के केस में उस बच्ची को आज तक जो है उसके साथ जो दुराचार हुआ, उसके बाद उसकी जो हत्या हुई है,
उसमें आपकी पार्टी के लोग शामिल हैं। आप स्वयं सोचिए, उस रिजॉर्ट में जो है, जो रिजॉर्ट को ध्वस्त करने का कार्य किया जाता है, उसमें भी निर्देश जो है वो यमकेश्वर की विधायिका ने दिया था। सारी चीजें सामने हैं, कोर्ट के सामने भी बातें आई हैं। आप स्वयं सोचो, आपके लोग शामिल हैं, सल्ट तक आपके लोग शामिल हैं, मंडल अध्यक्ष जो है। जितने भी कृत्य, जो कुकृत्य हो रहे हैं, जो भी महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उसमें आपके लोग शामिल हैं। ये तो रवि जी सारी चीजें विजिबल हैं। तो आज जो स्थितियां सुनिएगा, अब आपकी जो स्थिति, अरे यार कार्यवाही, आप स्वयं सोचो, आप क्या स्थितियां आप इन्होंने बना रखी है कि साहब कार्यवाही हो रही है, आपकी पुलिसिंग पूरी तरह से, सारी चीजें, आपकी इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्योर है। आज जो स्थितियां हैं, अगर वाकई वो राष्ट्रपति जी की प्रेजेंस में जो है, उनकी प्रेजेंस थी यहाँ पे, और एक रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में अगर डकैती होती है, उसके डकैत आज तक नहीं पकड़े जाते हैं, चोरी नहीं पकड़ी जाती है, तो आप स्वयं सोचो कितना बड़ा लकूना है, क्या स्थितियां हैं, कहां किस दिशा में कानून व्यवस्था जा रही है प्रदेश की। आपको जवाब तो बनता है, जवाब तो आप सरकार में शासित है तो देना पड़ेगा। कंपेरिजन से काम नहीं चलेगा कि आप कंपेयर करते रहे, यहां पे ये हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है, इनके शासन। अरे भाई अपनी स्थिति यहां देखो ना, अपने कार्यकाल को देखिए ना, अगर वाकई विस्फोटक स्थिति बनी है। अब ये कह रहे थे नहीं जी, पहले पायदान पे कैसे कह रहे हैं आप? अरे 9 पर्वतीय राज्यों में आप न्यूज चैनल्स को देखिए लगातार, जो बड़ी बड़ी जो एजेंसीज है, जिनके एनालिसिस है, वो लोग कह रहे हैं कि 9 राज्यों में प्रथम पायदान पे आप भाजपा इस समय जो है इसको लेके आ गई है। महिला अपराध में जननी बन चुका है उत्तराखंड, महिला अपराध के क्षेत्र में। आप कह रहे हैं शर्म करो, रहा शर्म तो आपको आनी चाहिए, आपकी पार्टी को आनी चाहिए, जो स्थितियां आपने क्रिएट कर रखी हैं। वाकई देवता वास करते हैं रवि जी, उत्तराखंड में वाकई ये बोला जाता है कि देवताओं का वास है। आप स्वयं सोचो कि पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व भर से जो श्रद्धालु आते हैं, वो आज वो उनका माइंडसेट क्या होगा, वो क्या सोच रहे होंगे उत्तराखंड के बारे में। वाकई जब ये सारी चीजें उठ रही हैं, जा रही हैं, ये कोई कांग्रेस पार्टी थोड़ा ना इसको उठा रही है। जब कोई चीज, कोई घटना हो रही है, तो वो दूसरे दिन प्रिंट भी छापेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी छापेगा। आप कार्यवाही की तरफ अगर बढ़ रहे हैं, अरे भाई अपनी पुलिसिंग को, घंटा घर की चोरी तो रवि जी आपके सामने है, सेंटर है, वो हार्ट ऑफ सिटी है देहरादून की। ठीक है, मैं फाइनल वहां चोरी हो जाती है, आप स्वयं सोचो। आप 20 फीट ऊपर है वो घड़ी जहां चोरी हुई है। ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ जा रहा हूं। राजेश जी, फाइनल कमेंट आपका। धर्म की राजनीति, केदारनाथ का उपचुनाव, नगर निकाय के चुनाव है, पंचायत चुनाव है। रवि जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस पार्टी के समय, इस समय ना देश के अंदर कोई मुद्दा है, ना प्रदेश के अंदर मुद्दा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जिन बहन बेटियों के साथ चाहे दुराचार हुआ, चाहे उनकी हत्या हुई, उस पे जो भी कार्रवाई माननीय न्यायालय के द्वारा, प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो भी कठोरतम कार्रवाई की गई है, ये कांग्रेस पार्टी उन लोगों पे, ऐसे न्यूट्रल एंटिटीज पे सवाल जो खड़े करने का काम कर रही है, अपने आप शर्मनाक है कि इन्हें हमारी कोर्ट कचहरियों में भरोसा नहीं है, इन्हें प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है, और उसी पुलिस के संरक्षण में ये यात्राएं कर रहे हैं, उसी पुलिस की सुरक्षा में इनके माननीय विधायकगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष घूम रहे हैं। अगर उनकी सुरक्षा ना हो तो ये एक कदम चल नहीं सकते अपने घर से बाहर निकल के, जो ये सवाल हमारे ऊपर खड़ा कर रहे हैं। तो उनको उनके द्वारा किए हुए जो काम उन्होंने तत्काल कार्रवाई की, उस पर एप्रिसिएशन करना चाहिए। और बार बार ऐसे पीड़ित परिवार की बेटी का नाम ले लेके जो ये उछालने का काम कर रहे हैं, उसके लिए इन्हें डूब मरना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं आपको स्पष्ट आपके चैनल पे कि इतना किसी को भी डिफेम मत कीजिए कि कोर्ट की कार्रवाई पे जो चीज चल रही है उसके इंतजार करे बगैर आप अपने आप जज बनने की कोशिश मत कीजिए। ऐसे बतेरे कांड हुए हैं। ठीक है, आ रहा हूं गिरिराज, शॉर्ट में दीजिएगा। दो लोग रवि जी, ये डूब बढ़ने की बात जो अभी रखी है भाजपा के प्रवक्ता ने, ये जनता जो है, जो जनमानस की मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के, ये तय करेगी कि वाकई अगर चिल्ला के और ये बोल के कि नहीं, आप लोग अगर बात उठा रहे हैं, विपक्ष अगर वाकई जो है पूरी तरह से मुकर होकर इस बात को उठा रहा है कि बलात्कार हो रहे हैं, आपके लोग उसमें शामिल हैं, तो आप लोग डूब मरो। ठीक, ये जनमानस जो उत्तराखंड का है वो तय करेगा और वाकई इनको सबक सिखाने का कार्य करेगा निश्चित रूप। ठीक है, दीपक राव जी, शॉर्ट में एक लाइन। देखिए, एक विषय तो जरूर है कि जिस प्रकार से धर्म का और राजनीति का मेल भारतीय जनता पार्टी ने किया था, आज वही उनके सामने आ रहा है, जिसे कांग्रेस ला रही है यात्रा के रूप में। अब यही चीज़, धर्म किसी एक विशेष राजनीतिक दल का तो है नहीं,
जो अपने मन मुताबिक जब चाहे वो उसका स्वीकार करे, जब चाहे वो उसकी बात करें। तो अब इसको जो नई राजनीति है भविष्य की, उसमें अलग अलग करना अब मुनासिब नहीं है। अब राजनीतिक दल भी धर्म के आड़ में अपनी राजनीति करेंगे और निश्चित रूप से उसका फायदा उनको भविष्य ठीक में है। मिलेगा। डॉक्टर अनिल चंदोला जी, मैं ये जानना चाहूँगा केदारनाथ का उपचुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है, शॉर्ट में आप बता दीजिए। निश्चित तौर पे वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो 2 नतीजे आए हैं मंगलौर और बद्रीनाथ के, उसके बाद तो और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा। लड़ाई रोचक होने वाली है। अब क्योंकि मेन मुकाबला तो मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहेगा, लेकिन दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ जाएगी अगर अभी तक जैसे वन साइडेड हो रहा था ना, इस बार वन साइडेड नहीं है, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी उतनी ही जोश में है और जो यात्रा वगैरह है और जिस तरीके से थोड़ा सा कांग्रेस पुशअप हुई है, उससे मुझे लगता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। यानी दोनों के लिए चुनौतियां हैं। बिल्कुल। राजेश बिष्ट जी, गिरिराज किशोर जी, दीपक रावत जी, डॉक्टर अनिल चंदोला जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में भाग लिया, आपने अपनी बात रखी। कुल मिलाकर अगर प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर उपचुनाव भी है, नगर निगम के चुनाव भी हैं, निकायों के साथ साथ पंचायत के चुनाव भी हैं, लेकिन जो हो रहा है उससे जनता सब देख रही है। अब देखना होगा कि इन तमाम चुनाव में जनता अपना आशीर्वाद किसको देगी। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।